Hello viewers, welcome back to our channel Math Zone with PP. I am Sanjeev Kumar. Today I want to give you the important points of chapter 11 जो हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है। तो आज आइए आपको हम उसकी जानकारी देते हैं और इस चैप्टर का जो पिछले पॉइंट्स हमने इलस्ट्रेट किए थे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए बी पॉइंट हमारी है, एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटोसिस्टम प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव हो जाती है फोटो सिस्टम में तो प्रोटॉन्स जो है ट्रांसपोर्ट हो जाती है अक्रॉस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो दिस हैपेंस बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर में नहीं जा करके एट एच कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर में चली जाती है। Hence the molecule removes a proton, इसलिए मॉलिक्यूल जो है एक प्रोटॉन रिमूव करता है फ्रॉम द स्ट्रोमा से, while transporting an electron, जबकि ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टिंग करता है। तो when these molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side of the lumen साइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये प्रोटॉन जो है ये रिलीज होता है इनर साइड मेम्ब्रेन की जो या ल्यूमन साइड ऑफ मेम्ब्रेन की। अब हम सी पॉइंट, तो सी पॉइंट में है द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है ये लोकेट होता है स्ट्रोमा साइड में मेम्ब्रेन की along the electron that comes from the acceptor of electron of PS1। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आता है एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन PS1 से। अब प्रोटॉन आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन NADP प्लस टू NADPH और प्लस H प्लस आयन। तो these protons are also removed from the stroma। ये प्रोटॉन्स भी रिमूव हो जाते हैं स्ट्रोमा से। अब हैंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर, ये डिक्रीज नंबर में होती है, वाइल इन द ल्यूमन, जबकि ल्यूमन में देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो जाती है। दिस क्रिएट्स ए प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलेकोइड। ये प्रोटॉन क्रिएट करता है ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करता है across the thylakoid membrane, ये thylakoid membrane में, as well as in measurable decrease in pH in the lumen, जबकि measurable decrease करता है in pH lumen में। अब why are we so interested in the proton gradient? अब हम लोग प्रोटॉन ग्रेडियंट के बारे में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं, इसका रीजन बताता हूँ। दिस ग्रेडियंट इज इम्पोर्टेंट, ये रीजन इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज इट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेडियंट, क्योंकि ये ब्रेक डाउन होती है ग्रेडियंट की, दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ ATP, ये लीड करती है ATP के सिंथेसिस में। द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। ये ग्रेडियंट ब्रोकन डाउन हो जाती है मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन के कारण अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में, टू द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से थ्रू द ट्रांस मेम्ब्रेन, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल से होती है, ऑफ द CF0 ऑफ द ATP सिंथेसिस। ये CF0 से होती है, CF0 से होती है ATP सिंथेसिस में। अब एट ATP सिंथेस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इसमें ATP सिंथेस एंजाइम जो होती है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। One called CF0 is embedded in the thylakoid membrane, जो एक thylakoid membrane की होती है, and form a transmembrane channel, जो transmembrane channel यूज करती है
दैट कैरीज आउट द फैसिलिटेट डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन कैरीड आउट करता है, ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये प्रोटोन का अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अक्रॉस करता है। द आउटर पोर्शन ऑफ कॉल्ड इज कॉल्ड, द आउटर पोर्शन जो है ये CF1 कहलाती है। एंड प्रोट्रूड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस को प्रोट्रूड करता है। ऑन द साइड दैट फेसेस द स्ट्रोमा, जो स्ट्रोमा के फेसेस की साइड में होता है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइड्स इनफ एनर्जी टू कॉज ए conformational change in CF1 particle of the ATP synthase, which makes the enzyme synthesize several molecules of enzyme packed ATP, जो कि हमारी एंजाइम सिंथेसाइज करती है सेवरल मॉलिक्यूल जो पैक्ड होती है एटीपी के रूप में। अब आइए हम केमोऑस्मोसिस रिक्वायर्स ए मेम्ब्रेन, जो केमोऑस्मोसिस होती है वो रिक्वायर करती है मेम्ब्रेन को ए प्रोटोन पंप, जिसे हम प्रोटोन पंप बोलते हैं, ए प्रोटोन ग्रेडियंट्स एट एटीपी सिंथेस, ये एटीपी सिंथेस में प्रोटोन ग्रेडियंट होती है। एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटोन, एनर्जी जो यूज करी जाती है प्रोटोन को पंप करने के लिए अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अक्रॉस, टू क्रिएट ए ग्रेडियंट at high concentration of protons within the thylakoid lumen, जो thylakoid lumen के अंतर्गत कंसंट्रेशन को हाई करती है। अब देखिए एटीपी सिंथेस हैज ए चैनल, एटीपी सिंथेस में एक चैनल होती है दैट अलाउज डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन अलाउ करती है ऑफ प्रोटोन बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये प्रोटोन बैक अक्रॉस मेम्ब्रेन की। तो दिस रिलीजेस इनफ एनर्जी टू एक्टिवेट एटीपी सिंथेस एंजाइम, ये जो रिलीज करती है इनफ एनर्जी को जो कि एक्टिवेट करती है एटीपी सिंथेस एंजाइम को, दैट कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, जो कैटलाइज करता है फॉर्मेशन एटीपी के लिए। अब अलोंग द NADPH प्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब NADPH के अलोंग जो प्रोड्यूस होती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से, the ATP will be used immediately, तो ATP यूज करी जाती है immediately in the biosynthetic reactions, ये biosynthetic reactions taking place in the stroma, जो स्ट्रोमा में होती है, responsible for fixing CO2, ये रिस्पॉन्सिबल होती है CO2 की फिक्सिंग के लिए, एंड सिंथेसाइज ऑफ शुगर, और शुगर के सिंथेसाइज के लिए। तो यहाँ आकर के ये पॉइंट हमारी कंप्लीट होती है। अब थोड़ी सी फिगर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हम P680 PS सेकेंड से चलते हैं, ये लाइट जब अडाप्ट होती है इसमें, तो ये आपको यहाँ पर ये PO और PQ और POH ये बनाती है, ये साइकिल में होती है, जहाँ से एक हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज होती है। अब हम साइटोक्रोम BF6 में आ जाते हैं। उसके बाद ये आपको इसके थ्रू ये फोटोसाइनिन बनती है, जो कि आपको P700 PS1 में चली आती है। यहाँ एफ यानी फॉरवर्ड होकर के ये FNR बनती है, जहाँ NADP में एक हाइड्रोजन जो रिलीज हुई थी वो प्लस होकर के NADPH बना देती है। नेक्स्ट साइकिल अब आगे बढ़ती है, तो यहाँ आकर के यहाँ एक हाइड्रोजन और रिलीज होती है, और ये हाइड्रोजन सारी रिलीज करती जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाती है, जो कि स्लो डाउन होती है, और ये स्ट्रोमा में थैलाकोइड मेम्ब्रेन से होते हुए ये फिर P60 680 में यानी PS सेकेंड में आ जाती है। तो इन दिस वे इस जगह पर आपको हाइड्रोजन जो है H2O ये स्प्लिट आउट हो करके O2 रिलीज करती है और H प्लस आयन प्रोड्यूस होती है। इन दिस वे ये साइकिल कंप्लीट होती है। इस साइकिल को एटीपी, इसके द्वारा एटीपी सिंथेसाइज होती है थ्रू केमोऑस्मोसिस, ये केमोऑस्मोसिस के द्वारा। तो ये पॉइंट हमारी क्लियर हो गई थी। अब हम आते हैं कि वेयर आर द एटीपी एंड NADP
H used. अब हमारी कहाँ पर ATP और NADPH यूज होती है? तो we learn about the product of light reactions are ATP and NADPH and O2. Of these, O2 diffuses out of the chloroplast while ATP and NADPH are used to derive the process leading to the synthesis of food. ये फूड की सिंथेसिस के लिए लीड होती है. मोर एक्यूरेटली शुगर, दिस इज कॉल्ड बायोसिंथेटिक फेज. इसीलिए इसे हम बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस की. तो दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. ये डायरेक्ट डिपेंड नहीं होती है प्रेजेंस ऑफ लाइट पर, बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन. ये लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, दैट इज एडीपी और एनएडीपीएच. इन दोनों पर डिपेंड करती है. बिसाइड CO2 एंड H2O, CO2 और H2O के अलावा ये एटीपी और NADPH में एसोसिएट होती है, डिपेंड करती है. अब यू में ऑफ द लाइट रिएक्शंस, अब आप लाइट रिएक्शंस में देखते हैं, दैट इज ATP एंड NADPH बिसाइड CO2 एंड H2O. यू में वंडर हाउ दिस कुड बी वेरीफाइड. ये कैसे वेरीफाइड करी जाती है? इट इज सिंपल. ये बिल्कुल आसान है. इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम अनअवेलेबल, जब लाइट हमारी अनअवेलेबल होती है तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस continues for some time, becomes and then stops. जब ये बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू होती है कुछ समय के लिए, उसके बाद ये बंद हो जाती है, रुक जाती है. इफ देन लाइट इज मेड अवेलेबल, जब फिर से लाइट अवेलेबल हो जाती है, द सिंथेसिस स्टार्ट्स अगेन. तो सिंथेसिस फिर से शुरू हो जाती है. Can we hence say that the calling of biosynthetic phase as a dark reaction is a misnomer? Discuss this amongst yourself. क्या इसे हम डार्क रिएक्शन कह सकते हैं? तो आइए, बिल्कुल इसे हम डार्क रिएक्शन कह सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट related products only, that is ATP and NADPH. Okay, अब let us now see how the ATP and NADPH are used in the biosynthetic phase. We saw earlier that CO2 is combined with H2O to produce CH2O whole N. यानी कहने का मतलब हो गया कि अब हम देखेंगे कि ATP और NADPH ये जो बायोसिंथेटिक फेजेस में कैसे यूज करी जाती है और कैसे ये CO2 कंबाइन होती है H2O से और ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है और शुगर. इट वाज द इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीडेड. ये कैसे प्रोसीड होती है, ये साइंटिस्टों ने हमें आगे जानकारी दी है. और rather what was the first product formed when CO2 is taken into the reaction or fixed. जब CO2 ली जाती है रिएक्शंस में तो कौन सी प्रोडक्ट सबसे पहले बनती है, उसकी जानकारी हम लेते हैं. जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अमंग द सेवरल एफर्ट्स टू पुट रेडियो आइसोटोप्स टू बेनिफिशियल यूज. तो बहुत सारे रेडियो आइसोटोप्स से उसकी बेनिफिशियल यूज के लिए हम उसकी वर्क को देखते हैं. तो द वर्क ऑफ, इसमें एग्जाम्पलरी लिया गया मेल्विन कैल्विन के वर्क को. द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव, दैट इज कार्बन 14 बाय हिम इन algal synthesis study led the discovery that the first CO2 fixation product, ये फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होती है, was a 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड्स. ये 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड्स होती है. He also contributed the working out the complete biosynthetic pathways. उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूट की इस वर्किंग के बायोसिंथेटिक पाथवेज में. Hence it is called the Calvin cycle, जिसे हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं आफ्टर हिम. द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड वाज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. इसमें पहला प्रोडक्ट जो था वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था. इन शॉर्ट,
पीजीए, जिसको शॉर्ट में पीजीए बोला जाता है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स डज इट हैव, इसमें कार्बन एटम्स कितने होते हैं ये हम आगे देखते हैं। साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल प्लांट्स हैव पीजीए, जब सारे प्लांट्स में पीजीए होती है एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन, ये CO2 फिक्सेशन की फर्स्ट प्रोडक्ट होती है, और वेयर एनी अदर प्रोडक्ट वाज फॉर्म्ड इन अदर प्लांट्स, जबकि दूसरे प्रोडक्ट फॉर्म दूसरे प्लांट में पाए जाते हैं या निर्माण होते हैं। Experiments conduct over a wide range of the plant led to the discovery of another group of plants, जो हमारी एक्सपेरिमेंट होती है वो कंडक्ट होती है वाइड रेंज में प्लांट में, जो डिस्कवरी होती है अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट के रूप में, वेयर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन वाज अगेन और ऑर्गेनिक एसिड, एन ऑर्गेनिक एसिड। तो ये CO2 फिक्सेशन पहले डिस्कवर करी गई थी और स्टेबल प्रोडक्ट के रूप में ऑर्गेनिक एसिड में यूज होती है, बट वन विच हैज 4 कार्बन एटम इन इट, लेकिन जिसमें 4 कार्बन होते हैं, तो दिस एसिड वाज आइडेंटिफाइड एज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसे हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोलते हैं, जिसको OAA शॉर्ट में लिखी जाती है। Since then CO2 assimilation, अब CO2 assimilation होती है during photosynthesis, photosynthesis के दरमियान, was said to be the two main types, ये दो टाइप की होती है। Those plant in which the first product of CO2 fixation, जिसमें वो सारे प्लांट जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन होती है वो C3 एसिड्स दैट इज PGA, वो PGA कहलाती है। दैट इज C3 पाथवेज, ये C3 पाथवेज से जाती है। एंड दोज इन विच द फर्स्ट प्रोडक्ट वाज C4, जिसमें C4 फर्स्ट प्रोडक्ट होती है OAA, जो ऑक्सैलो एसिडिक एसिड थी, दैट इज C4 पाथवेज, वो C4 पाथवेज कहलाती है। These two groups of plants showed other association characteristics that we'll discuss later, अब जिसकी आगे डिस्कस करी जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारी है द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है। अब let us now ask ourselves a question that was asked by the scientists who were struggling to understand the dark reaction, जो डार्क रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। हाउ मेनी कार्बन एटम्स वुड द मॉलिक्यूल हैव व्हिच आफ्टर एक्सेप्टिंग फिक्सिंग CO2, तो वुड हैव 3 कार्बन ऑफ PGA, ये 3 कार्बन PGA का लिया गया। यही आपको C3 साइकिल ही केल्विन साइकिल कहलाती है, और ये ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन होती है। अब आइए नेक्स्ट पैरा में हम आते हैं। तो द स्टडी वेरी अनएक्सपेक्टेडली showed the acceptor molecule was the 5 carbon ketose sugar ribulose biphosphate RUBP जिसे बोलते हैं। Did any of you think of the possibilities, क्या आप इसकी possibilities के बारे में कुछ ध्यान देंगे। तो do you worry, the scientists also took a long time and conducted many experiments to reach the conclusion, साइंटिस्टों ने बहुत सारे टाइम इसकी एक्सपेरिमेंट की और एक कंक्लूजन पर पहुंचे। They also believed that since the first product of C3 acid, पहली प्रोडक्ट जो C3 एसिड्स की होती है, the primary acceptor, जो प्राइमरी एक्सेप्टर होती है, would be the 2 कार्बन कंपाउंड, ये 2 कार्बन कंपाउंड थे। अब they spent many years trying to identify a 2 कार्बन कंपाउंड before the discovered the 5 कार्बन RUBP, जिससे कि 5 कार्बन RUBP डिस्कवर करी जाती है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम द केल्विन साइकिल। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल and there are a lots of questions related to Kelvin cycle which is asked in the examination. तो आइए हम इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। तो देखिए, Kelvin and his co-workers when walked out the whole pathways and showed that the pathways operated in a cyclic manner. अब Kelvin साहब अपने और भी वर्कर के साथ जब
इस पाथवेज पर काम किए और देखे कि ये सारे पाथवेज ऑपरेट होती है एक साइक्लिक मैनर में, तो द RuBP was regenerated। तो यहाँ RuBP रीजनरेट होती है। Let us now see how the Calvin pathways operates and where the sugar is synthesized। अब हम देखेंगे कि कैल्विन पाथवेज कैसे ऑपरेट होती है और कहाँ जाकर के शुगर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होती है। तो लेट अस द आउटसेट understand very clearly that the Calvin pathways occur in all photosynthetic plant। तो ये जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है सभी में ये होती है। इट डज नॉट मैटर वेदर दे आर C3 और C4। ये मैटर नहीं करती है कि ये C3 हो या C4 हो। पाथवेज ओके। अब देखिए, फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कैल्विन साइकिल में बी डिस्क्राइब्ड अंडर द थ्री स्टेजेस। अब कैल्विन साइकिल को डिस्क्राइब करने के लिए ये 3 स्टेजेस की जरूरत होती है। पहला होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन एंड तीसरा होता है रीजनरेशन। तो आइए हम पहले पॉइंट को कार्बोक्सिलेशन देखते हैं। तो कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू ए स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। ये कार्बन ऑक्सीलेशन CO2 की फिक्सेशन होती है एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट के रूप में। कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द कैल्विन साइकिल। ये कैल्विन साइकिल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। वेयर CO2 इज यूज्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP। जो CO2 यूटिलाइज होती है कार्बोक्सिलेशन RuBP के लिए। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम RuBP। ये रिएक्शन जो है ये कैटलाइज होती है एंजाइम RuBP से। अब कार्बोक्सिलेज व्हिच रिजल्ट्स इन द इंफॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA। जो रिजल्ट होती है 3 PGA मॉलिक्यूल की दो दो मॉलिक्यूल 3 PGA की जहां बनती है। अब सिंस these enzymes has also the oxygenation activity, इसमें ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी होती है, it would be more correct to call its RuBP। ये अच्छा होगा कि इसे हम RuBP बोले। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज ऑफ RuBISCO, इसको हम कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बोलते हैं RuBP की, जिसको RuBISCO बोला जाता है। अब ये देखिए, इसमें दिखाया गया ये सुक्रोज और स्टार्च की फॉर्मेशन। ये ट्रायोस फॉस्फेट से ये चलते हुए आती है हमारी ATP यहाँ से रीजनरेशन में। पहले इसकी आपको रीजनरेट होकर के ADP फॉर्म होती है। उसके बाद ये राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बनती है और उसमें ये एटमॉस्फेयर से CO2 और H2O लेकर के ये कार्बोक्सिलेशन होती है। ये पहली पॉइंट है। यहाँ से लेकर के ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ बनती है। उसके बाद फिर दूसरी स्टेप होती है रिडक्शन की। यहाँ ATP जो है और प्लस NADPH रिलीज होती है। उसके बाद ये ट्रायोस फॉस्फेट में आती है। यहाँ आकर के रीजनरेशन थर्ड हमारी होती है, जहाँ ATP वंस अगेन ADP में चेंज हो जाती है और उसके बाद राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो यही 3 स्टेप्स हैं जो कि आपको कैल्विन साइकिल के अंतर्गत बताई गई है। अब देखिए, दूसरा पॉइंट है हमारा रिडक्शन। तो दीज आर द सीरीज ऑफ रिएक्शंस दैट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन करती है। द स्टेप इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का यूटिलाइजेशन होती है फॉर द फॉस्फोराइलेशन, और फॉस्फोराइलेशन के लिए ऑफ 2 NADPH, जहाँ 2 NADPH की होती है फॉर द रिडक्शन ऑफ CO2, जो CO2 के रिडक्शन के लिए होती है मॉलिक्यूल फिक्स्ड, यहाँ फिक्स्ड होती है। द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल CO2 का फिक्स होती है और 6 टर्न्स इनटू द साइकिल, और 6 के 6 साइकिल में टर्न होते हैं रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जहाँ 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज की बनती है फ्रॉम द पाथवेज, इस पाथवेज के द्वारा। अब रीजनरेशन ये तीसरा पॉइंट है। Regeneration of CO2 acceptor molecules RuBP is crucial।
इसमें RUBP क्रूशियल होती है। इफ द साइकिल इज टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड, अगर साइकिल जो है अनइंटरप्टेड होती है और ये कंटिन्यू होती है, द रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर्स 1 ATP, तो रीजनरेशन को रिक्वायर होती है 1 ATP की फॉर फॉस्फोराइलेशन, यानी फॉस्फोराइलेशन के लिए टू फॉर्म RUBP, यानी फॉस्फोराइलेशन के लिए जो RUBP के फॉर्म करने के लिए होती है। Hence, for every CO2 molecules entering the Calvin cycle 3, अब जितने भी CO2 molecules enter करते हैं Calvin cycle 3 में, तो 3 molecules of ATP, 3 molecule ATP की and 2 molecule of NADPH are required, इसमें requirement होती है। अब it is probably to meet this difference in the number of ATP and NADPH used in the dark reaction, ये जो नंबर होती है अलग अलग ATP की और NADPH की, वो यूज होती है डार्क रिएक्शन में, that the cyclic phosphorylation takes place, जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में यूज होती है। अब to make the molecule of glucose 6 turns in the cycle are required, तो इसको कंप्लीट होने में मॉलिक्यूल 6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल टर्न हो जाती है साइकिल में, वो आवश्यक होती है। वर्कआउट ऑफ हाउ ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो ये ATP और NADPH मॉलिक्यूल की कितनी रिक्वायरमेंट होगी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज को बनाने के लिए थ्रू द कैल्विन पाथवेज के द्वारा। So it might help you to understand of this if we look at what goes in and what comes out of the Kelvin cycle। तो देखिए केल्विन साइकिल के दरमियान क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है और क्या क्या बन करके बाहर आती है, वो हम बताते हैं। इनमें होता है 6 CO2 और 18 ATP लगता है और 12 NADPH बनता है। तो 6 CO2 से ये 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है, 18 ATP से 18 ADP बनता है और 12 NADPH से 12 NADP बन जाता है। तो इस तरह यहाँ C3 साइकिल हमारी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम C4 पाथवेज के बारे में पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।